निशा को बाहर खाना तो बहुत पसंद था, पर खाना खाकर पैसा देना बिल्कुल पसंद नहीं था। निशा की शादी को 6 महीने हो चुके थे, पर जब से बेचारी निशा की शादी हुई थी वो कहीं बाहर जाकर कुछ खा ही नहीं पा रही थी। ऐसे ही एक दिन निशा का भाई निशा को लेने उसके ससुराल आता है। अरे छोटू तू आ गया? माँ तो बता रही थी कि तू शाम तक आएगा। सोचा तो शाम का ही था, पर माँ ने बोला कि शाम तक मैं तुझे घर लेकर पहुँच जाऊँ। अच्छा माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जैसे अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ वैसे ही उसे यहाँ छोड़कर भी चला जाऊँगा। बस 2 दिन की बात है, शादी का घर है, सब आ रहे हैं और दीदी नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे हाँ हाँ बेटा, आराम से अपनी बहन को लेकर जाओ, हमने कब मना किया है। अच्छा बहू, आराम से घर पहुंचकर मुझे फोन कर देना, ठीक है। अब क्या था, आज़ादी मिलते ही निशा अपने भाई के साथ अपने मायके के लिए निकल जाती है। अब निशा और उसका भाई जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में निशा को गोलगप्पे वाला नजर आता है। निशा अपने भाई से कहती है, छोटू मुफ्त की गोलगप्पे खाने हैं। दीदी तुम सुधरोगी नहीं। अरे इसीलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ रहा था, पर माँ भी ना मुझे ही भेजती है। मुझे तो समझ में नहीं आता तू इतना डरता क्यों है। आज से पहले हम कभी पकड़े नहीं गए ना। और देख, उस गोलगप्पे वाले के पास कितनी भीड़ लगी है, आज भी नहीं पकड़े जाएंगे। डरना बंद करना, चल मेरे साथ। पर दीदी अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ ना। एक दिन तुम खुद तो फंसोगी, साथ ही साथ अपने घर वालों को भी फंसा लोगी। निशा का भाई निशा को समझाता रह जाता है, पर निशा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो जबरदस्ती अपने भाई को लेकर गोलगप्पे वाले के पास जाती है और गोलगप्पे खाकर भीड़ का फायदा उठाती है और बिना पैसे दिए अपने भाई के साथ निकल लेती है। दोनों भाई बहन पकड़े नहीं जाते और दुकान वाला भी पैसे लेना भूल जाता है। अब थोड़े आगे जाने के बाद निशा जोर जोर से हंसने लगती है। देखा, पकड़े नहीं गए ना। खामखा तो इतना डर रहा था, वैसे मजा आ गया। आज कितने दिनों बाद मुफ्त का कुछ खाया है मैंने, वो भी बाहर का। दीदी बेईमानी करनी गलत बात होती है, और जिस दिन तुम पकड़ी जाओगी ना उस दिन तुम्हें अकल आएगी। छोटा भाई है, छोटा बनकर रह, मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। अब चल गाड़ी में बैठ, माँ ना हमारी राह देख रही होगी। निशा अपने भाई के साथ अपने मायके जाती है, जहाँ वो शादी अटेंड करती है, खूब मजे करती है। 2 दिन बाद फिर से वो अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा का बर्थडे होता है और इस मौके पर निशा की ननद आरती निशा से कहती है, भाभी आज आपका बर्थडे है ना। भैया नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। आज आप मेरे साथ बाहर चलो, हम आपका बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करेंगे। अब आप जल्दी से बोलो आपको कौन से रेस्टोरेंट में जाना है। आप जो बोलोगी ना मैं आपको वो खिलाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो आज मुझे यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में ले चलो। आरती इस बात से अनजान थी कि उसकी भाभी को मुफ्त का खाना पसंद था। अब वो अपनी भाभी के साथ बाहर चली जाती है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वो अपना पर्स तो घर पर ही भूल गई है। भाभी रुक जाओ, कुछ ऑर्डर मत करना क्योंकि मैं अपना पर्स लाना भूल गई हूँ। मेरे पास बस 200-300 रुपए ही बचे हैं, माफ करना, हम यहाँ से चलते हैं। अरे क्या हुआ, अगर 200-300 ही रखें, हम इतने में ही कुछ खा लेंगे। भाभी ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना बहुत महंगा मिलता है। मैं आपसे वादा करती हूँ ना, मैं आपको यहाँ पर फिर कभी लेकर आऊंगी। आज ना हम बाहर का ही कुछ खा लेते हैं। ननद जी फिक्र मत करो, हम यहीं का खाना खाएंगे और वो भी मुफ्त में। आपके 200-300 भी ना मैं खर्च नहीं होने दूंगी। वैसे भी आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो वही होगा जो मैं कहूंगी। आप बस वैसा करती रहना जैसा जैसा मैं कहूँ। भाभी आप क्या कर रही हो, अगर हम पकड़े गए ना तो बुरे फंसेंगे। अरे डरती क्यों, मैं हूं ना, तुम बस ऑर्डर करो। निशा के कहने पर आरती डरते डरते खाना ऑर्डर कर देती है। अब दोनों ननद भाभी पेट भर के खाना खाती है और खाना खाने के बाद एक बार फिर आरती के पसीने छूटने लगते हैं। अरे आरती, अगर ऐसे हम डरने लगे ना तो हम पकड़े जाएंगे। अच्छा सुनो, अब मैं ना कुछ मीठे में ऑर्डर कर रही हूँ और इसमें अपने बाल का एक टुकड़ा डाल दूंगी। वेटर और यहाँ के मैनेजर से हम कहेंगे कि हमारे खाने में बाल निकला है, फिर देखना कैसे हमें फ्री सर्विस मिलती है। निशा बिल्कुल वैसा ही करती है। वो खाने में कुछ मीठा मंगवाती है और उसमें अपना खुद का बाल तोड़कर डाल देती है और वेटर पर चिल्लाने लगती है, आपकी होटल की कितनी घटिया सर्विस है, मेरे खाने में बाल निकला है। अगर मैं यहाँ गंदा खाना खाऊंगी तो क्या मैं बीमार नहीं पड़ जाऊंगी? अब इसका जवाब मुझे कौन देगा, बताओ आप। माफ कर दीजिए मैडम, पर
आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। अब प्लीज़ हमारे मैनेजर से बात कीजिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपका बिल भर दूंगा, बस आप ये बात किसी को मत बताना। भाभी रहने देते हैं ना, बेचारी की नौकरी चली जाएगी। आरती तुम ना बहुत भोली हो, ये वेटर ऐसे ही करते हैं, हमसे टिप ले लेते हैं और हमें ही गंदा खाना खिला देते हैं। मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कह रहा हूँ ना मैं आपका बिल भर दूंगा, आप आराम से जाओ, ये मेरी नौकरी का सवाल है मैडम। इस तरह से निशा और आरती एक बड़े से रेस्टोरेंट में फ्री का खाना खा लेती हैं और उस खाने का बिल बेचारे वेटर को भरना पड़ता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से दोनों ननद भाभी बाजार जाती है, जहां आरती अपनी भाभी से कहती है, भाभी चलिए ना आइसक्रीम खाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। पर भाभी मुझे ना मुफ्त की आइसक्रीम खानी है उस दिन की तरह। मुझे मजा आ गया था उस दिन। आप कितनी तेज हैं। वो तो हूँ। चलो अब मैं तुम्हें फ्री की आइसक्रीम खिलाती हूँ। अब निशा आरती के साथ आइसक्रीम ले लेती है और जब आइसक्रीम वाला पैसे मांगता है तो निशा और आरती आइसक्रीम वाले से ही लड़ने लगती हैं और झूठ बोलती हैं कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं। बेचारे आइसक्रीम वाले के पास तो कोई सबूत नहीं था, इसलिए वहां खड़े लोग भी आइसक्रीम वाले की बात पर विश्वास नहीं करते। निशा और आरती मुफ्त की आइसक्रीम लेकर अपने घर हंसते हुए चले जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर आरती अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपको कुछ बाहर का खाने का मन नहीं कर रहा क्या? मेरा तो हमेशा से बाहर का खाने का मन करता है, पर माँ जी है कि कहीं जाने ही नहीं देती। खाना भी तो बना हुआ है ना घर में। आप ना माँ की फिक्र मत करो और कुछ ऐसा जादू चलाओ कि आज हम दोनों फिर से मुफ्त का खाए और तो और घर वालों को भी खिलाए। फिर तो आज बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। चलो किसी ढाबे पर चलते हैं। एक बार फिर निशा और आरती एक रेस्टोरेंट में चले जाती हैं, जहां हर बार की तरह इस बार भी निशा कोई चालाकी करने की सोचती है। अब दोनों ननद भाभी खाना खा लेते हैं और निशा बीमार होने का नाटक करती है। भाभी भाभी क्या हुआ आपको? मैनेजर, इस होटल का मैनेजर कहाँ है? अपने रेस्टोरेंट में शोर शराबा देखकर मैनेजर भागते हुए आरती के पास आता है। क्या मिलाया था आपने खाने में? आपके यहाँ का खाना खाने की वजह से मेरी भाभी बीमार पड़ गई। देखो मेरी भाभी का इलाज अब तुम करवाओगे और अगर मेरी भाभी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। मैडम पहले तो आप शांत हो जाइए, यहाँ सब खाना खा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर आपकी भाभी की तबीयत खराब हुई है तो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है आपकी भाभी को चेक करने के लिए। वेटर, इनकी भाभी को डॉक्टर के पास ले चलो। आप घबराइए मत मैडम, आपकी भाभी को कुछ नहीं हुआ है। ना मुझे तुम पर विश्वास है और ना तुम्हारे खाने पर और ना ही तुम्हारे डॉक्टर पर। मैं अपनी भाभी की देखभाल खुद कर लूंगी। हम नहीं जा रहे तुम्हारे डॉक्टर के पास। मेरी भाभी को गाड़ी तक ले चलो बस। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। वेटर, मैडम से उनका बिल ले लो और उनकी भाभी को कार में बिठा दो। क्या बिल? बिल किस बात का? तुम्हारे यहाँ का खाना खाने की वजह से तो मेरी भाभी बीमार पड़ गई और मैं तुम्हें बिल भी दूं? अरे उल्टा तुम्हें हमें मुफ्त का खाना देना चाहिए और मेरी भाभी का इलाज भी करवाना चाहिए। मैडम मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, हम आपकी भाभी का इलाज करवाने के लिए तैयार हैं। आप ही तैयार नहीं हो रही और आपके पास क्या सबूत है कि हमारे यहाँ का खाना खाने की वजह से आपकी भाभी बीमार पड़ी है? अगर आप इसी तरह से हंगामा करके मेरे रेस्टोरेंट की बदनामी करेंगे तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। होटल का मैनेजर तो बहुत तेज था। उसे अपने स्टाफ और शेफ पर पूरा भरोसा था और तो और वो सीसीटीवी फुटेज भी देखता है और आरती को भी दिखाता है जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। जिसके बाद आरती और निशा का प्लान काम नहीं करता और उन दोनों को बिल चुकाना पड़ता है। बिल भरने के बाद आरती और निशा घर पहुंचते हैं, जहां आरती अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपकी ये चाल तो कामयाब नहीं हुई। आपकी वजह से आज मैं फंसते फंसते बची हूँ। बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे कि तुम अकेले फंसती। खैर इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और अब से ना मुफ्त का खाना हम ठेले पर ही खा लेंगे। रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। वो तो अच्छा है कि जेब में पैसे थे जो हमने भर दिए, वरना हमारी इंसल्ट भी होती और घर में सबको पता भी चल जाता। उस दिन निशा और आरती को सबक मिल जाता है, जिसके बाद दोनों ननद भाभी मुफ्त का खाना छोड़ देती हैं। एक शहर में निखिल अपनी माँ सुजाता और पत्नी मोनिका के साथ रहता था। मोनिका बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। वो आए दिन कोई ना कोई चिंदी हरकतें करती रहती थी। एक शाम को मोनिका सो रही थी, तभी उसे सुजाता जगाने आई। महारानी जी अब उठ जाइए, शाम के समय में कौन सोता है?
मम्मी जी, शाम के समय मैं सोती हूँ। अभी आप जाइए ना, मुझे और सोना है। अरे आज हमें शादी में जाना है। शादी का मतलब दावत? अरे वाह, आज से ही मौका आया है, वरना इस कोरोना ने तो दावत से ही दूर कर दिया था। अरे कब उठेगी तू? ठीक है, सोती रह, मैं अकेली ही जा रही हूँ। जैसे ही सुजाता जाने लगती है, मोनिका जल्दी से उठ जाती है। मम्मी जी, मैं तो जगी हुई थी, चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है, पर पहले तैयार तो हो जा। मोनिका और सुजाता तैयार होकर शादी में चले गए। दुल्हन तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे दुल्हन से क्या लेना देना, दावत पर कंसंट्रेट करती हूँ। मोनिका ने पेट भरकर खाना खाया, साथ में कुछ मिठाई कपड़ों में छुपाने लगी। जब सुजाता ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, मोनिका, तू अपनी चिंदी हरकतों से कब बाज आएगी? यहाँ फिर से तुमने वही करना शुरू कर दिया। मम्मी जी, अगर थोड़ा बहुत फायदा हो जाए तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है, तेरे ही महंगे कपड़े खराब हो रहे हैं। सुजाता के समझाने पर भी मोनिका अपनी चिंदी हरकत करने से नहीं मानी। उसने मिठाई चुराई और अपने नए कपड़े खराब कर लिए। मोनिका की इन्हीं हरकतों से उसका पति निखिल भी परेशान रहता। एक दिन निखिल और मोनिका पिज्जा खाने गए। निखिल ने पिज्जा ऑर्डर किया। यहाँ पिज्जा खाने की क्या जरूरत थी? हम कहीं और भी तो कुछ खा सकते थे। अरे तुम इतनी छोटी छोटी बातें मत सोचा करो, मैं इतना कमाता हूँ तो थोड़ा खर्च भी तो कर सकते हैं ना। दोनों बात कर रहे थे, तभी उनका पिज्जा भी आ गया। चलो अब अच्छे से पिज्जा खाओ, कुछ और चाहिए तो बता दो। अरे ओ पिज्जा वाले भैया, हमें एक्स्ट्रा वो ला कर दे दो ना। मैम, एक्स्ट्रा कौन सी चीज? अरे वही चीज जिससे हम पैसे वसूल कर पाएंगे। चिली फ्लेक्स और ओरिगानो ला दो। अरे हमारे पास पहले से एक्स्ट्रा है, फिर क्यों मंगाया है? अरे घर लेकर जाऊंगी। तुम अपनी चिंदी हरकतें घर पर क्यों नहीं छोड़ाती? हर जगह ऐसा करती रहती हो। अब मैंने क्या कर दिया? इतना महंगा पिज्जा खाएंगे और ओरिगानो फ्री में लेकर जाएंगे। वाह, मैं तंग आ गया हूं तुमसे, हर जगह बेइज्जती करवाती रहती हो। निखिल गुस्से में बिना पिज्जा खाए ही वहां से उठ जाता है। दोनों घर वापस आ जाते हैं, जिससे अब मोनिका को भी गुस्सा आ जाता है। ये सही है, करे कोई और भरे कोई। अब मैडम गुस्से में है तो इससे मनाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मोनिका, चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ। सच में? हाँ सच में, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। चलो जल्दी से चलते हैं। मैं ना आज अपनी फेवरेट ड्रेस लेकर आऊंगी। ठीक है, जो भी लेना है ले लेना। दोनों मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं। निखिल मोनिका को एक अच्छी ड्रेस दिला देता है और फिर दोनों घर आते हैं। मोनिका अपनी सास सुजाता को अपनी ड्रेस दिखाती है, तभी उसमें से एक रुमाल भी निकलता है। मोनिका, इस पे एक रुमाल भी है, शायद ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्योंकि हमने तो इसे खरीदा नहीं। इतनी महंगी ड्रेस के साथ ये रुमाल कॉम्प्लीमेंट्री मिला है? इससे अच्छा तो हमारा नुक्कड़ वाला है, अच्छा खासा डिस्काउंट देता है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो है, ऊंची दुकान और फीके पकवान। सच कहूं, अभी भी ये रुमाल उन्होंने नहीं दिया। डोंट टेल मी, हाँ, कि तुमने ये वहां से चुराया है। अरे इसे चुराना नहीं बोलते, मैंने बस चुपके से उठाकर रख लिया। भगवान, मुझे मार दो। मैंने इसे इतनी महंगी ड्रेस दिलाई तो क्या मैं तुम्हें 10 रुपए का रुमाल नहीं दिला सकता था, जो तुमने इतने बड़े शोरूम से चोरी की? तुम क्यों हर जगह अपनी ये चिंदी आदत दिखाती हो? मैं सच में तुमसे बहुत परेशान हो गया हूं। आज की बात तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाओगी। एक तो मैं बचत करती हूँ, ऊपर से आप दोनों हमेशा मुझे ही कोसते रहते हो। बचत नहीं, इसे चोरी कहते हैं। अच्छा, अभी तक चिंदी बोलते थे, अब मैं चोर भी बन गई। हाँ, क्योंकि तुम चिंदी चोर हो। मोनिका रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मोनिका शाम को चुपचाप बैठी थी, तभी उसकी सास सुजाता आती है। मोनिका, ए मोनिका। जी मम्मी जी। हम उस दिन जहाँ शादी में गए थे वहां से दोबारा बुलावा आया है, आज वो पार्टी दे रहे हैं। अरे वाह, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हाँ, जल्दी तैयार हो जा, फिर चलते हैं। मोनिका और सुजाता तैयार होकर पार्टी वाली जगह पहुंच गए।
लेकिन वहां अंधेरा था और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी जी, एड्रेस तो यही लिखा था। अरे फिर से चेक कर, शायद हम गलत आ गए हैं। देखती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे अभी रुक जा, खूब खा लेना, खाने के लिए ही तो पैदा हुई है। तभी वहां बड़े से टीवी पर एक फिल्म चल गई जिसमें मोनिका मिठाई चुराकर अपने कपड़ों में रख रही थी। ये कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। सभी लोग छुपकर ये देख रहे थे और वो तेज तेज हंसने लगे। और तभी वहां की सभी लाइट जल गई। सुजाता जी, आपकी बहू को ऐसी हरकत करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए भाई साहब, वो अरे बस रहने दीजिए बहन जी, आज से तुम्हें बुलाना ही बंद। सबके सामने बेइज्जती सुजाता से बर्दाश्त नहीं होती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शर्म की वजह से दोनों घर वापस आ गई। दोनों चुपचाप घर आकर बैठ गए, जहां निखिल भी आ गया और सुजाता ने उसे सारी बात बता दी। मम्मी जी, आज मेरी वजह से आपको इतना बेइज्जत होना पड़ा। निखिल जी, मेरी वजह से आपको भी न जाने कितनी बार शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे समझाते रहे लेकिन मैं आपकी बात नहीं समझी। मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज के बाद मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगी जिससे आप दोनों में से किसी को भी मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। निखिल जी, मैं आज से कोई भी चिंदी चोरी जैसी हरकत नहीं करूँगी। मोनिका को उसकी गलती का एहसास हो गया था। सुजाता और निखिल ने उसे माफ कर दिया था। अब मोनिका सुधर चुकी थी। उसने ऐसी हरकत करनी छोड़ दी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी इज्जत से रहने लगी। सरला बहन की 2 बहुएं, रीटा और माला, दोनों ही पढ़ी लिखी समझदार, लेकिन सरला के कहे अनुसार दोनों को ही नौकरी करने का हक नहीं था। अरे बड़ी बहू रीटा, जरा देख तो दरवाजे में कौन है। रीटा दरवाजा खोलती है तो सामने ज्वेलर्स खड़ा होता है। माँ जी, वो गीतांजलि ज्वेलर्स वाले थे, ये डिब्बा दे गए हैं। तभी वहां छोटी बहू माला आ जाती है। हाँ दीदी, वो मेरा डिब्बा है। और क्या है इसमें? माँ जी, इसमें ना मुन्ने की चेन और कड़ा बनवाया था, वही है। और बनवाया तो मेरे बेटे ने ही होगा ना, तू कौन सा कमाती है? माँ जी, कमाने को तो कभी भी कमा सकती हूँ मैं, लेकिन आप ही ने तो मना किया है कि बहुएं नौकरी नहीं करेगी। और अगर इन्होंने बनवाया भी है तो अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए सेविंग ही तो करी है। अरे चुप रह, बोलती बड़ा है तू। अब चल ये डिब्बा मुझे दे दे, इसे लॉकर में रख दूंगी मैं। बेचारी माला बोलती भी तो क्या, चुपचाप सास के हाथ में डिब्बा देकर चली जाती है। एक दिन, अरे माला बहू, डाक क्या आया है, देख तो जरा क्या है। माँ जी, इन्होंने पैसे भेजे हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह मुझे दे दे, वो पैसे मैं जमा कर देती हूँ, तेरे और मुन्ने के काम आएंगे, तेरे हाथ में तो सारे खर्च हो जाएंगे। माला सास के व्यवहार से काफी परेशान रहती है। एक दिन वो पति को फोन करती है। आप तो सैनिक बन देश की सेवा में चले गए, यहां माँ ने जीना मुश्किल कर रखा है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे और मुन्ने के भविष्य के लिए सब सेट कर दिया है। अरे हमारे साथ आप है ना, भविष्य हम दोनों का वैसे भी सेट है, लेकिन माँ जी का व्यवहार बड़ा ही अजीब लगता है। अगले दिन किचन में, माला क्या हुआ, काफी परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं दीदी, माँ जी का व्यवहार हर बात में देखिए ना कैसा होता है, हर बात में अपनी मर्जी चलाना, और फिर कुछ बोलो तो बोलती हैं बहस कर रही हो। अरे अपनी बात रखना कब से बहस में आता है। देख माला, मैं तेरी बात से सहमत हूं, तू तो अब आई है, माँ जी का ये व्यवहार मैं पिछले कई साल से देख रही हूं। इन लोगों के घर में वही होता है जो माँ जी कहती है। देखिए भाभी, ये गलत नहीं है कि वो बोले वो हो, लेकिन हम भी तो गलत नहीं है ना। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे जरूर बोलूंगी माला, जब समय आएगा तब। माला और रीटा के बीच प्यार से हो रही बातचीत सास को पचती नहीं है।
अरे दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रही हो किचन में? एक यहाँ रहो, दोनों साथ में मत रहा करो। दीदी देखिए तो, ये भी कोई बात हुई? बोले ना आप कुछ, मैं ही हमेशा बोलती हूं। देख माला, परेशान मत हो, मैं जरूर बोलूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन पता चलता है कि माला के पति बॉर्डर पर देश के लिए शहीद हो गए हैं। उनके देहांत के 3 महीने बाद माला की मां कहती है, देखिए बहन जी, दामाद जी तो रहे नहीं और फिर माला भी तो छोटी है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ हाँ, ले जाइए ना, वैसे भी मैं क्या करूंगी इसका, लेकिन मेरा पोता छोड़ दीजिए, वो तो मैं किसी हालत में नहीं ले जाने दूंगी। तभी रीटा बोल पड़ती है, माँ जी मुझे माफ करिएगा, मैंने कभी आपके सामने जुबान नहीं चलाई, लेकिन जहां माँ होती है वहीं तो बच्चा होता है ना। अरे वाह वाह बहू वाह, साथ तो तू उसी का देगी है ना, बहू जो ठहरी। माँ, मुन्नी के बिना मैं ना रह सकती हूँ और ना रहना चाहती हूँ, वो तो मेरे साथ ही रहेगा। मैंने तो सोचा था कि मुझे आप इसी घर में रखोगे और मुन्ने को इनकी निशानी समझकर पालोगे, लेकिन आप तो मुझे इस घर में भी नहीं रखना चाहती है। देख लीजिए बहन जी, आपकी बेटी कितनी बहस करती है। अच्छा होगा कि आप इसे ले जाइए, और ठीक है, मुन्ने को भी ले जाइए। माला मायके अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। कुछ साल में ही माला की शादी रोहन के साथ तय हो जाती है। रोहन माला को उसके बेटे के साथ ही अपनाने को तैयार होता है। माला की माँ माला की सास को फोन करती है, देखिए बहन जी, हम लोगों ने माला की शादी तय कर दी है। लड़का अच्छा है, अगर आप इजाजत दें तो हम उसकी शादी करा दें। भले ही माला हमारे पास है, लेकिन उसकी और मुन्ने की जिंदगी के फैसले लेने का हक तो आपका ही है। अरे देखिए, अब आप लोग जैसा ठीक समझे, हमें तो अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। माला को ये सुनकर बहुत परेशानी होती है। वो सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती है। माँ जी, मैं नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसके लिए आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। साथ ही वो सोने की जेवर और पैसे जो मेरे पति ने मेरे और मुन्ने के लिए रखे थे, वो भी मुझे वापस चाहिए। सास ये सुनकर चिल्लाने लगती है, अरे पागल हो गई हो क्या? एक तो नई शादी करके मजे करोगी, ऊपर से मुझसे पैसे और गहने भी मांग रही हो। अरे माँ जी, मैं अपने पैसे और गहने मांग रही हूँ जो मेरे पति छोड़ गए हैं हमारे लिए। आपसे आपका तो कुछ नहीं मांगा मैंने। अरे तो क्या मेरे बेटे की कमाई में मेरा कोई हक नहीं था? था, बिल्कुल था, और वो आपको बहुत कुछ दे भी गए हैं। मैं तो सिर्फ आपसे। तभी रीटा बोल पड़ती है, माँ जी, वो उसके हक के पैसे हैं, आपको उसे दे देने चाहिए, जिससे वो मुन्ने के अच्छे भविष्य के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे। अरे शादी तो कर रही है ना वो किसी और से। तो क्या करती माँ, जीवन तो उसे भी जीना है ना, और किसी के दिन बदलते देर नहीं लगती। कल को भगवान ना करे अगर कोई फिर से हादसा हो उसके साथ, तो कम से कम जो पैसे देवर जी अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए रखे थे, वो तो उस बच्चे के काम आ जाए। सास फिर रीटा पर बरस पड़ती है, अरे बहू हो ना, बहू वाली ही बातें करोगी। तुम्हारे कारण मैंने अपने पोते को इस अनजान के साथ जाने दिया। जिस लड़की को आप अनजान बोल रही हो ना, आपके बेटे का अंश उसी ने आपको दिया है माँ जी, और वो तो सिर्फ अपने पैसे और गहने मांग रही है, वरना कायदे से तो मुन्ने का इस घर पर भी हक बनता है। अब हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सास चुपचाप सारे गहने और पैसे माला के हाथ में रख देती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। दीदी, मैं हमेशा आपसे कहती थी कि माँ की बात का आप जवाब क्यों नहीं देती, और आपने हमेशा यही कहा कि आप सही वक्त पर बोलोगी। मैं समझ गई दीदी, आज सही वक्त आपने मेरा साथ दिया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर माला रीटा को गले लगा लेती है। स्वाति की सास स्वाति के नए जमाने की आदतों से बहुत परेशान रहती थी। पल्लू नहीं लगाती है स्वाति, न मेहमानों के पांव छूती है। नई बहू में संस्कार का स भी नहीं है। अरे पढ़ी लिखी है, चलता है, काम भी तो कर ही लेती है सारे। और नई बहू है, सीख जाएगी सब धीरे धीरे। मैं तो घर से सीख कर आई थी। हाँ, वो तो घर से कंप्यूटर भी चलाना सीख के आई है, तुम्हें तो व्हाट्सएप भी नहीं चलाना आता। अरे सबके अपने अपने गुण होते हैं। इतने में वहां नई बहू यानी कि स्वाति आ जाती है। माँ, मैं ग्रोसरी खरीदने जाती हूँ, ठीक है? अकेले? अब मतलब कोई दिक्कत है? मतलब चली जाओ जहाँ जाना है तो, पर जल्दी आ जाना। और साड़ी पहन के जाओ ना, ये जींस वगैरह क्यों पहन कर जा रही हो? स्वाति इस रोक टोक से नाराज होकर सोचती है कि पेरेंट्स की बातों में आकर अगर वो कॉम्प्रोमाइज करके अरेंज्ड मैरिज ना करती तो शायद उसे ये सब नहीं सुनना पड़ता। वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। देखिए, मुझे ऐसी बाउंड्रीज में रहना अच्छा नहीं लगता। अरे ओपन माइंडेड होना चाहिए। ज्यादा पढ़े लिखे होना, जमाने के साथ चलना कोई गलती थोड़ी ना है। अब देखो, मेरा परिवार बहुत ट्रेडिशनल तरीकों से चलता है और हम छोटे हैं उम्र में, हमें उनकी बातों की कदर करनी चाहिए ना। ये कद्र इज्जत जब दोनों तरफ से हो ना तो ज्यादा बेहतर होती है। हाँ, ओफो, तुमसे बहस नहीं कर सकता मैं, और ना माँ से बात कर सकता हूँ। जैसा चल रहा है चलने देते हैं। चल नहीं रहा, चल रही है बस तुम्हारी मम्मी की मर्जी मेरे ऊपर। दरवाजे के बाहर खड़े ससुर जी सारी बात सुन लेते हैं। अगली सुबह स्वाति जब पौधों को पानी दे रही होती है तब, सर पे दुपट्टा रख लिया करो जब बाहर रहो। हाँ, लेकिन मैं तो आंगन में ही हूं अभी, और सर नहीं ढका तो क्या हुआ? अरे बिना दुपट्टे के 4 लोग देखेंगे तो 4 तरह की बातें करेंगे। अच्छा, आज सर ढक लिया तो कल लोग कहेंगे चेहरा दिख रहा है, चेहरा ढक लिया तो कहेंगे कि घर से बाहर क्यों निकलती है। देखो, ये सब भाषण टीवी सीरियल में अच्छे लगते हैं, घर में घर के जैसे रहो, समझी? सासू मां दुपट्टा लेकर आती है और उसकी ओर फेंक कर अंदर चली जाती है। स्वाति रोने लगती है। वो दुपट्टा उठाती है, उतने में ही ससुर जी वहां आ जाते हैं। बहू, ऐसे रो के तो काम नहीं चलेगा ना। या तो अपनी सास की सारी बात मान लो, या अगर तुम्हें अपनी बात मनवानी है तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूं और ना ही तुम्हारा पति। कल ही तो बोल चुका है ना वो तुम्हें। हाँ, आपको कैसे पता? अरे दीवारों के साथ दरवाजों के भी कान होते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ पापा जी? है, मेरे पास एक तरकीब है। ससुर जी स्वाति के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। फिर रात को जब सब खाना खाने साथ में बैठते हैं तो स्वाति साड़ी पहनकर एकदम ट्रेडिशनल बहू बनकर आती है और सासू माँ के पांव छूती है। अरे ये सब क्या है? आप बड़ी हैं ना मुझसे, सोचा आदर कर लूं। ठीक है ठीक है, चलो खाना खाने बैठ जाओ। नहीं नहीं सासू माँ, मैं घर की नई बहू हूँ, मुझे सास ससुर और पति के बाद खाना खाना चाहिए। स्वाति का जवाब सुनकर ससुर जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। खाना भले ही ना खा रही हो, कुर्सी पर तो बैठ जाओ। कब तक खड़ी रहोगी यूं? आप लोग बड़े हैं, मैं आपके बराबरी में कैसे बैठ सकती हूँ? अरे ये सब करके तुम्हें क्या दिखाना है?
मैं तुम पर अत्याचार करती हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो तैयारी कर रही हूँ सासू माँ। कैसी तैयारी स्वाति? जल्द ही नौकरी करने जाने वाली हूँ मैं। वहां भी किसी की सुननी ही पड़ेगी। गुलामी जैसा माहौल तो रहेगा ही, तो आदत डाल रही हूँ। सासू माँ अच्छे से बंदिशों में रहने की प्रैक्टिस करवा देंगी मुझे। तुम्हें पता भी है? सविता एक पारंपरिक सोच वाली महिला थी जो हर काम अपने तरीके से करना चाहती है। प्रीति नई नई शादी हुई है उसकी, मॉडर्न सोच रखने वाली, लेकिन परिवार को खुश रखने की कोशिश करती है। राजेश सविता का बेटा और प्रीति का पति, जो माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। प्रीति सुबह सुबह रसोई में पराठे बना रही है। सविता जी अंदर आती हैं। अरे प्रीति, ये क्या कर रही हो? पराठे ऐसे नहीं बनाते। तुम्हारे मायके में कुछ सिखाया है कि नहीं तुम्हें? मम्मी जी, मैं अपने मायके की खास मसालेदार पराठे बना रही हूँ, सबको बहुत पसंद आते हैं। हमारे घर में तो भाई सादी चीज़ें ही पसंद की जाती है। ये मसाला वसाला तुम्हारे मायके में चलता होगा, यहाँ नहीं। मम्मी जी एक बार चख के तो देखिए, आपको भी पसंद आएंगे। अच्छा, तुम्हारे मायके के पराठे हमारे पराठों से बेहतर हो गए? ऐसा नहीं है मम्मी जी, बस सोचा कुछ नया ट्राई करूं। प्रीति पराठे सर्व करती है। राजेश और सविता बैठते हैं। वो प्रीति, पराठे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लग तो ठीक ही रहा है, देखते हैं स्वाद कैसा है। सविता पराठा चखती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। थोड़ा कम मसाला होता ना तो और अच्छा रहता। मम्मी जी अगली बार आपके स्वाद के हिसाब से बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात सुन ले, हमारे घर में जो भी हो मेरी मंजूरी से ही होना चाहिए। जी मम्मी जी। सुबह का समय, प्रीति पराठे बना रही है। सविता जी अंदर आती हैं। प्रीति, ये तुमने फिर से मसाले वाले पराठे बनाना शुरू कर दिया? मैंने साफ कहा था हमारे घर में ऐसे पराठे नहीं चलते हैं। मम्मी जी, राजेश को ये पराठे पसंद है इसलिए बना रही हूँ। और मुझे मेरी पसंद का क्या? मैं क्या सिर्फ रसोई में खड़े होकर तमाशा देखने के लिए आई हूँ? मम्मी जी, मैं आपके लिए सादे पराठे बना दूंगी। तुम्हारे मायके में ना शायद ऐसे चलता होगा, लेकिन ये मेरा घर है। अरे मम्मी, सुबह सुबह क्या हो रहा है? देखो ना, तुम्हारी बीवी फिर से अपने मायके वाले मसालेदार पराठे बना रही है। मम्मी, पराठे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तुम्हें तो हमेशा अपनी बीवी की ही तरफदारी करनी है। मेरी बात किसी को समझ में ही नहीं आती। तभी उनकी पड़ोसन नीलम दही लेने आती है। सविता उसे चाय के लिए बिठा लेती है। तभी प्रीति गर्मा गर्म पराठे ले आती है। सविता के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। सविता, सुना है प्रीति के मायके के पराठों की बड़ी तारीफ होती है, मुझे भी चखने दो भाई। हाँ हाँ, खाकर देखो, बस मसाले के नाम पर जलन होगी। पर नीलम तो पराठा खाकर तारीफ करती है। वाकई प्रीति, तुम्हारे पराठे तो लाजवाब है। सविता, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, पर हमारे घर का तरीका अलग है। राजेश माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। मम्मी, अब इसे भी हमारे घर का तरीका बना लो ना। पराठे मायके के हो या ससुराल के, ये घर मेरे नियमों से ही चलेगा। मम्मी जी, मैं तो बस सबको खुश करने की कोशिश कर रही थी। प्रीति अपने कमरे में दुखी बैठी थी। तब राजेश उसके पास आता है। प्रीति, इतने परेशान क्यों? राजेश, मैं कितना भी कुछ अच्छा कर लूं, मम्मी जी को खुशी नहीं कर पाती। मम्मी को समय लगेगा, लेकिन तुम हार मत मानो। कोशिश तो करती हूँ मैं। प्रीति मन ही मन ठान लेती है कि एक दिन वो सविता का दिल जीत लेगी। नेहा छुट्टी पर अपने मायके आई हुई है। सुबह सुबह रसोई में प्रीति पराठे बना रही है। नेहा अंदर आती है। वाह भाभी, आज फिर से वही मायके वाले पराठे। हाँ नेहा, ये सबको पसंद आते हैं ना, तुम भी खाकर देखो। भाभी, मायके का खाना मायके में ही अच्छा लगता है, ससुराल में आकर वहाँ के ही तौर तरीके अपनाने चाहिए। अरे मैंने तो बस सोचा कि सबको कुछ अच्छा खिलाऊं, अलग खिलाऊं। अलग? मम्मी कितनी बार कह चुकी है कि उन्हें मसालेदार पराठे पसंद नहीं, फिर क्यों बनाती हो? इतने में सविता भी आ जाती है। नेहा ठीक कह रही है। प्रीति, तुम जानबूझकर मेरी बातों को अनसुना कर रही हो ना? मम्मी जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ परिवार को खुश करने की कोशिश करती हूँ। परिवार को खुश करने के नाम पर अपनी मर्जी नहीं चला सकती। सभी नाश्ते के लिए बैठे थे। माहौल में तनाव सा था। मम्मी, मुझे तो ये पराठे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तुम हर चीज में कमी निकालने की आदत छोड़ क्यों नहीं देती नेहा? भैया,
आप हमेशा भाभी की साइड लेते हो। ये घर मम्मी का है, उनके नियमों से चलना चाहिए। और भाभी को भी इस घर का हिस्सा मानना चाहिए। उनकी भी कुछ पसंद नापसंद हो सकती है। देख लिया नेहा, तुम्हारा भाई अब पूरी तरह बदल चुका है। घर का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। रात को राजेश थोड़ा और समझा देता है कि मम्मी और नेहा के हिसाब से थोड़ा चल लो ना। अगली सुबह प्रीति मायके के हिसाब से नहीं, अपने ससुराल के हिसाब से ही पराठे बनाती है। उसे लगता है अब तो कोई शिकायत नहीं करेगा। अब इस बार, प्रीति ये पराठे इतने मोटे क्यों बना रही हो? हमारे घर में पतले पतले पराठे बनाए जाते हैं। मम्मी जी आज तो कम मसाले और मक्खन वाले हैं, मुझे लगा आपको आज अच्छे लगेंगे। इस बार ठीक है, स्वाद अच्छा है, लेकिन मक्खन थोड़ा कम हो सकता था। मम्मी जी मक्खन नहीं होगा तो पराठा अधूरा लगेगा ना। समझना चाहिए कि सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। मम्मी बस अब बहुत हो गया, बस भी करो। सविता उसे घूरने लगती है। इतनी ही देर में नेहा चालू हो जाती है। ये पराठे या लड्डू पतले बनाओ भाई। मम्मी जब से मैं आई हूँ ना, एक दिन भी अच्छा खाना नहीं मिला। इससे अच्छा मैं ससुराल में ही थी। मम्मी मुझे तो प्रीति के बनाए पराठे बहुत पसंद है। पसंद है या डर के मारे खा रहे हो? मम्मी आपके और प्रीति के बीच में फंसना मेरी किस्मत है। और नेहा ऐसी तो कोई बात नहीं है कि अच्छा खाना ही नहीं मिला। वो पूरी कोशिश कर रही है ना। तुम लोगों को उसके यहाँ के पराठे पसंद नहीं आए तो उसने आज तुम्हारे हिसाब से बना दिए। अब आज नई कहानी शुरू हो गई मोटे पतले की। अरे भाई इंसान करे तो क्या करे। माँ आप सही कह रहे थे, शादी के बाद भाई बहुत बदल गया है। नेहा खाना छोड़कर चली जाती है। राजेश उसके पीछे पीछे जाता है। अरे वो कोशिश तो कर रही है ना। ठीक है भैया, मैं भी कोशिश करती हूँ एडजस्ट करने की। प्रीति सबकी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी नेहा अंदर आती है। वो देखती है कि प्रीति रो रही है। अब इसमें रोने जैसी तो कोई बात नहीं है। नहीं अच्छा लगा खाना तो बोल दिया। नेहा मैं सबकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर बार गलत साबित होती हूँ। देखो मम्मी को समझने में समय लगेगा, कोशिश करती रहो। अगली बार से मैं तुम्हारे पराठों की तारीफ करूँगी, समझी? नेहा अपनी माँ से बात करती है। मम्मी भाभी ना बुरी नहीं है, वो सिर्फ सबको खुश रखना चाहती है। अच्छा, हो सकता है नेहा कि मैं ही उसे समझने में गलती कर रही हूँ। हाँ मम्मी, आप थोड़ा ना अपने विचार बदल लीजिए। सविता मुस्कुराती है और सोचती है प्रीति को एक और मौका देना चाहिए। उधर प्रीति भी यही सोच रही थी कि वो और कोशिश करेगी। अगली सुबह वो सोच लेती है कि आज कोई गलती नहीं होगी। वो अपने घर से आया हुआ अचार भी निकाल लेती है और सोचती है कि घर के बने हुए अचार के साथ जब वो गर्मा गर्म पराठे खिलाएगी तो सब खुश हो जाएंगे। प्रीति पराठे बना रही है, सास उसकी मदद करने आई है, लेकिन हल्की नोक झोंक माहौल बदल देती है। प्रीति ये पराठे कैसे बना रही हो? आटे में थोड़ा और पानी डालो, हमारे घर में पराठे नरम बनाए जाते हैं। मम्मी जी नरम बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन पराठे तभी अच्छे लगते हैं जब थोड़े क्रिस्पी होते हैं। क्रिस्पी अच्छे होते हैं, लेकिन लगता है तुम्हारे मायके में पराठे सिर्फ तुम्हारे पापा खाते होंगे। नहीं तो पूरा परिवार खाता है और सब तारीफ भी करते हैं। इस बार प्रीति की आवाज़ थोड़ी तेज़ होती है। वो भी रोज़ रोज़ की चिकचिक से परेशान हो गई थी। राजेश प्रीति का पति पास से गुजरता है और बातचीत सुनकर रुक जाता है। क्या हुआ? मम्मी और प्रीति में फिर से मायके के पराठे बनाम ससुराल के पराठे की बहस चल रही है। और नहीं तो क्या, तुम्हारी मम्मी को मेरे हाथ के पराठे पसंद ही नहीं आते, चाहे मैं कुछ भी करने की कोशिश कर लूँ। और ये तुम्हारी पत्नी है जिसे ससुराल के रीति रिवाज समझने में दिलचस्पी नहीं है। अरे पराठा तो पराठा है, मम्मी आप खा लो ना। और प्रीति थोड़ा मम्मी की पसंद का ध्यान रखा करो। तो अब मैं सबकी पसंद का ध्यान रखूं और मेरी पसंद? मैं हर समय बिना स्वाद के पराठे खाऊं? सोचा किसी ने? कभी तुमने भी सोचा कि मेरी पत्नी क्या खा रही है? प्रीति गुस्से में खाना बनाना छोड़कर कमरे में चली जाती है। इसके मायके में होता होगा ये सब। राजेश इसको समझा दे, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। राजेश उसे मनाने जाता है। तुम्हें मम्मी की हर बात सही लगती है, कभी मेरी तरफदारी नहीं करते, और इसमें मायके को बीच में लाने की क्या जरूरत है? प्रीति मम्मी की उम्र हो गई है, वो जो कहती है उनकी आदत है। तुम क्यों उनकी बातों को इतना दिल पर लेती हो? बात दिल पर तभी लगती है जब तुम बीच में मुझसे ज्यादा उनकी तरफ हो जाते हो। अच्छा बाबा माफ कर दो, कल से तुम्हारे मायके वाले पराठे ही बनेंगे बस। सच में? हाँ, लेकिन तुम्हें भी मम्मी की पसंद के पराठे कभी कभी बनाने होंगे। प्रीति ने पराठे बनाए हैं,
पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा है। ससुर जी श्याम बाबू पराठा खाते ही तारीफ करना शुरू कर देते हैं। सास थोड़ी नाराज हो जाती है। वाकई प्रीति, तुम्हारे बनाए पराठों का तो कोई जवाब नहीं। मक्खन और स्वाद का तो परफेक्ट मेल है। धन्यवाद पापा जी, आज आपके लिए मैंने अपने मायके की स्टाइल के पराठे बनाए हैं। अरे मायके का स्टाइल हो या यहाँ का, तुम्हारे हाथ में जादू है भाई। जादू पराठों में है या मक्खन में? मक्खन तो मैंने भी लगाया है। अरे भाग्यवान, तुमने मक्खन लगाया होगा लेकिन स्वाद तो प्रीति के हाथों का है। हाँ हाँ, अब तो बहू ही सब कुछ है, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रही। अरे मम्मी जी ऐसा नहीं है, मैंने तो बस। अरे रहने दो, तुम्हें तो सिर्फ अपनी तारीफ सुननी है, सारा दिन मायके का नाम लेकर घूमती रहती हो। मम्मी क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों गुस्सा कर रही हो? बेटा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब से बहू आई है सारा ध्यान उसी पर है ना। लेकिन माहौल अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। शाम का समय सास और बहू का आमना सामना होता है। मम्मी जी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बोलो, क्या पूछना है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपका सम्मान नहीं करती? नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा जी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। मम्मी जी वो मजाक कर रहे थे, आप जानती हैं मैं तो आपकी बनाई सब्जी और दाल को भी बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, आपके बिना मेरी रसोई अधूरी है मम्मी जी। अब सविता को थोड़ा सुकून होता है, उसे लगता है कि बहू उससे दबती है, पर यह उसकी गलतफहमी थी। प्रीति अपने रूम में जाकर बड़बड़ करने लगती है। ये बुढ़िया थोड़ी देर अब चुप रहेगी, पराठे ना हो गए कोई मुसीबत लग गई है जान से। मैं तो जा रही हूँ थोड़े दिन मायके। वो राजेश से पूछकर कुछ दिन के लिए मायके चली जाती है। प्रीति मायके आई हुई है, किचन में उसकी माँ और बहन बैठी हैं। प्रीति पराठे बनाने में लगी हुई है। प्रीति तुम्हारे हाथ के पराठों का तो पूरा मोहल्ला दीवाना है। हाँ दीदी, राजेश जीजू भी तुम्हारे पराठों के दीवाने होंगे ना? जीजू तो पसंद करते हैं, लेकिन सासू माँ को मेरे पराठे ज़रा भी पसंद नहीं आते। क्यों? क्या तुम्हारी सास को तुम्हारा खाना बनाना पसंद नहीं? मम्मी उन्हें सब चीज़ें अपने तरीके से चाहिए, मेरे मायके के पराठे तो जैसे गुनाह हो गए। प्रीति, सुनीता और रीना पराठों का आनंद ले रहे हैं, तभी सविता का फ़ोन आता है। प्रीति तुम मायके में हो और वहाँ मस्त हो रही हो, घर के कामकाज का क्या होगा? मम्मी जी मैं कल सुबह लौट आऊँगी, सब संभाल लूँगी। मायके के पराठे खा खा कर तुम वहाँ खुश रह सकती हो, लेकिन यहाँ तुम्हें जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, इतनी समझ नहीं है? प्रीति फ़ोन रख देती है, वो दुखी हो जाती है। बुढ़िया को यहाँ भी चैन नहीं है, जीने नहीं देगी मुझे। बेटा ये सब तो हर बहू के साथ होता है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। सच कहूँ ससुराल में एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है। तभी राजेश प्रीति को फ़ोन करता है। प्रीति तुम ठीक तो हो ना? हाँ बस मम्मी और रीना से बात कर रही थी। मम्मी की बातों को दिल पर मत लो, वो थोड़ी सख्त है लेकिन तुम्हें पसंद भी करती है। पता नहीं, बस तुम मुझे ऐसे ही पागल बनाते रहना और अपना काम निकालते रहना। वो फ़ोन पटक देती है। फ़ोन पर राजेश का टेक्स्ट आता है, तुम्हारे हाथ के पराठे मिस कर रहा हूँ। प्रीति मुस्कुरा देती है। प्रीति और रीना जब किचन में बातें कर रही हैं, दीदी अगर कोई मुझसे ऐसे बात करे तो मैं तो सीधा जवाब ही दे दूँ। रीना, हर रिश्ता समझदारी और धैर्य से चलता है, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। प्रीति ससुराल लौटती है। सविता उसे देखती है। मायके में पराठे खाकर तो खूब मज़े किए होंगे। मम्मी जी आपके लिए कुछ खास मसाले लेकर आई हूँ, अगली बार पराठे आपके हिसाब से बनाऊंगी। देखते हैं। प्रीति मुस्कुराती है और सोचती है कि सास बहू के रिश्ते को सुधारने का एक और मौका मिला है। आज नाश्ते में आलू के पराठे बना देना, राजेश को बहुत पसंद है। जी अभी बना देती हूँ। प्रीति पराठे बनाने लगती है। इसी बीच उसका फ़ोन बजता है। प्रीति बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? अरे कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा था जब से तू गई है, सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ। अब प्रीति अपनी मम्मी से ईयरफोन्स लगाकर बातें करने लगती है, पर उसका पराठे बनाने में पूरा ध्यान था। इतने में ही सविता उसे देख लेती है और वो अपनी बेटी को देखती रह जाती है। देख ले, अब अच्छे पराठे बने तो बने कैसे, सारा ध्यान तो इसकी माँ की बातों में। पता नहीं क्या सिखा पढ़ा रही होगी, वही बोल रही होगी कि जैसे तुझे पसंद है वैसे बनाना।
जबकि उसकी मम्मी बोल रही थी कि बेटा सबका ध्यान रखना, उनके हिसाब से रहना और चुप रहना। हाँ मम्मी, वो पराठों का नया मसाला लाई थी ना, तो पराठे सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। अब सविता नाराज़ होकर रसोई में आती है। प्रीति, ये मायके की बातें अभी ज़रूरी है क्या? पहले घर के काम ख़त्म कर ले। माँ जी, मैं बस मम्मी का हालचाल पूछ रही थी, पराठे तो बन ही रहे हैं। इतनी बार समझा दिया कि ढंग से काम किया करो। कितने साल हो गए, अब तो अकल आनी चाहिए कि नहीं? तुम्हारे मायके की आदतें यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ सब कुछ घर के हिसाब से होता है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी को मायके की याद बहुत आती है। इतना टाइम हो गया पर इसे यहाँ का खाना पीना पसंद ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। प्रीति ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप बस गलत समझ रही हो मम्मी। तुम हमेशा अपनी बीवी की साइड लेते रहते हो, हैं? क्यों? प्रीति परेशान होकर कमरे में चली जाती है। राजेश उसके पीछे जाता है। माँ जी को क्यों लगता है कि मैं मायके की बातों को यहाँ लेकर आती हूँ? प्रीति, मम्मी की उम्र हो गई है, वो थोड़ा ज़्यादा सोच लेती है। तुम उनसे बात मत किया करो जब वो गुस्से में हो। अरे पर मैं गलत क्या कर रही हूँ? मम्मी ने इतने प्यार से नए मसाले दिए कि सबको अच्छे से खिलाऊं, और आपकी मम्मी को लगता है कि मेरी माँ मुझे भड़काती है। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इतना दिल पर मत लो। अब प्रीति घर से आए मसाले का इस्तेमाल करके पराठे बनाने लगती है, पर ध्यान रखती है कि ज़्यादा ना हो जाए और सबको अच्छा भी लगे। पर मसाले डालने के बाद पराठे कड़क होने लगते हैं। प्रीति, ये क्या बना रही हो? इतने कड़क पराठे! तुमने अभी तक पराठा बनाना भी नहीं सीखा क्या? माँ जी, मैंने कोशिश की है, बस थोड़े कड़क हो गया है। तुम्हारे मायके में भी ऐसे कड़क पराठे बनाते होंगे, तभी तो तुमने सीखा नहीं। अरे हमारी बहू होकर भी ये हाल है। कितना समय चाहिए तुम्हें, हैं? तुम्हारे पराठों की कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही। माँ जी, मेरे मायके के पराठे सबसे अच्छे हैं, आप खुद खाकर देख लीजिए। मुझे तो लगता है यहाँ का तवा ही खराब है। वाह, ये नया पैतरा अपना लिया तुमने। अब तवा खराब हो गया जो मैं इतने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तो कड़ी के पत्थर जैसा लग रहा है। अगर इतने ही अच्छे पराठे चाहिए तो आप खुद बना लीजिए, मैं रोज़ सुनकर परेशान हो गई हूँ। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है माँ? क्यों हर बात पर प्रीति को डांटती हो? अरे चुप रह, तुझे तो सिर्फ खाने से मतलब है। बहू का काम है घर को संभालना। हाँ राजेश, आप ही समझाइए इन्हें, रोज़ ताने सुनना कितना मुश्किल होता है। अब बेटे की सुनो और बहू की सुनो, मैं तो कुछ कहती नहीं भाई। राजेश, मैं सच में कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ जी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। प्रीति, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगा। तुम्हें रोज़ ये सब सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब आप ये कड़क पराठे खाइए और बताइए अच्छे बने हैं कि नहीं। अच्छे बने हैं भाई, मैं तो रोज़ खाऊंगा, और सही बताऊं तो मुझे तो करारे ही पसंद है। राजेश अपनी माँ से बात करता है। माँ, वो सच में कोशिश कर रही है, आपको पता नहीं है शायद। उसने मेरे पास एक दूसरा आटा भी मंगवाया था, कह रही थी पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे पराठे माँ जी को अच्छे नहीं लगते, मैं दूसरे आटे से बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, पता नहीं इसके मायके में ऐसे ही बनते होंगे, हमें तो अच्छे नहीं लगते भाई इसके पराठे। माँ, आप एक चीज़ सोचो ना, वो 25 साल अपने घर रही है, कम से कम 10 साल तो पराठे उसने बनाए ही होंगे। अब हम एकदम से ये उम्मीद करें कि हमारे जैसे बन जाए तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। बात तो सही कह रहे हो बेटा, मैंने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। चलो कल से मैं ऐसा करूँगी कि पराठे मैं बना दिया करूँगी, बाकी खाना तो अच्छा ही बना लेती है। इस तरह दोनों का काम बन जाता है और घर का माहौल शांत हो जाता है।